हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, इससे पहले जितने भी 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थे उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं। हमने हर एक तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उन सभी को डिस्कस कर रखा है। तो ये हमारा 4th क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है विच इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, बहुत ही काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। तो एक्चुअली में ऑस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पे इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देती हूँ। जैसे मान के चलिए बच्चों, आपके पास एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। आपने उसके अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को फिट कर दिया। सबसे पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब समझ लीजिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करता है अपने थ्रू, ठीक है। मतलब अपने थ्रू ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देगा, बट सॉल्यूट के पार्टिकल को अपने थ्रू ये पास नहीं होने देता है। कौन कौन से कॉमन हमारे एसपीएम है जो कि अवेलेबल है हमारे पास, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट दीज आर द मोस्ट कॉमन एसपीएम। एक है हमारे पास क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6, दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, तीसरा है एनिमल मेम्ब्रेन जैसे कि पिग्स ब्लैडर हो गया, उसके बाद पार्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन पेपर होता है। ये हमारे मोस्ट कॉमन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। शॉर्टकट में हम इसको एसपीएम कह देते हैं, एसपीएम। और इसका काम बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने थ्रू पास होने देता है, बट सॉल्यूट के पार्टिकल को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, जैसे मान के चलिए मैंने एक तरफ प्योर सॉल्वेंट रखा, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने सोल्यूशन रखा। तो सोल्यूशन कैसे होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही होगा इस कंपार्टमेंट में। लेट अस से ये कंपार्टमेंट ए है, ये कंपार्टमेंट बी है, और बीच में मैंने एसपीएम को लगा दिया। तो होता क्या है बच्चों, सिंस हमने कहा कि जो एसपीएम होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही अपने थ्रू फ्लो होने देता है, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट का पार्टिकल होगा वो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के साइड भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। एज वेल एज जो सोल्यूशन साइड है उसमें भी तो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, तो यहाँ से भी सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो हो सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों मैं नेट मूवमेंट की बात करूं कि नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगा, तो नेट मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ पे होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब किसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की, क्योंकि सॉल्यूट तो बच्चों फ्लो ही नहीं हो रहा है ना, एसपीएम तो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करेगा। तो ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का बच्चों कहाँ पे है, लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे नेट फ्लो होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सॉल्वेंट का पार्टिकल सोल्यूशन से सॉल्वेंट के साइड नहीं आ सकता है, दोनों तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल आपके फ्लो कर सकते हैं बच्चों, दोनों तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि नेट मूवमेंट कहाँ पे होगा, तो नेट मूवमेंट हमेशा बच्चों हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे होता है। मतलब सॉल्वेंट साइड से कहाँ पे जाएगा आपका सॉल्वेंट का पार्टिकल, सोल्यूशन साइड जाएगा। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी भी बच्चों हमारे पास क्या हो सकती है, देखिए जैसे मान के चलिए मेरे पास कंपार्टमेंट है जिसको मैंने यहाँ पे 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, पोर्शन ए पोर्शन बी। मैंने यहाँ भी सोल्यूशन ले रखा है और यहाँ भी सोल्यूशन ले रखा है, दोनों सेम ही सोल्यूशन है। बट यहाँ पे लेट अस से C1 कंसंट्रेशन है, यहाँ C2 कंसंट्रेशन है, और मैंने आपको एक कंडीशन दे दिया कि C1 की वैल्यू बेटा C2 से ज़्यादा है। अब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है बच्चों उसको हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे, और जिसका कंसंट्रेशन कम है उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। तो ये हमारा डाइल्यूट हो गया। जिसका कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट का पार्टिकल कम होगा और सॉल्वेंट का पार्टिकल ज़्यादा होगा। तो जहाँ सॉल्यूट का पार्टिकल कम और सॉल्वेंट का पार्टिकल ज़्यादा होता है उसको हम डाइल्यूट कह देते हैं। और जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है बच्चों वहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल आपको ज़्यादा मिलेंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल आपको कम मिलेंगे। तो ये हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया।
अब देखिए दोनों ही सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल दोनों होंगे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपका क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही अलाउ करता है। तो सॉल्वेंट का पार्टिकल C1 से C2 की तरफ भी फ्लो कर सकता है, मतलब A से B की तरफ फ्लो करेगा, और साथ साथ में जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो B से A की तरफ भी फ्लो कर सकता है। बट बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ कि नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगा, तो जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि नेट मूवमेंट हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे होता है। किसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट। तो जहाँ डाइल्यूट सोल्यूशन है बच्चों वहाँ पे सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है इसका मतलब वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, राइट, वहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है। और जहाँ कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा है बच्चों वहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है बी कंपार्टमेंट में, और ए कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट कम है। तो नेट फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ पे होगा बच्चों, हमेशा बी से ए पे होगा। तो बच्चों यहाँ पे ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, अगर ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गया तो ऑस्मोसिस आप आसानी से समझ जाएंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन साइड। मतलब अगर आपका नेट मूवमेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल का प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के साइड पे हो रहा है, और अगर ये आपका मूवमेंट अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस नेचर का है, तो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ नेट मतलब स्पॉन्टेनियसली नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम दी pure solvent side to solution side through the semi-permeable membrane, this phenomena is known as osmosis। ये तो पहले केस की बात हुई। बट अगर बच्चों में सेकेंड वाले केस की बात करूं जहां दोनों तरफ सोल्यूशन था, तो यहाँ पे हम ऑस्मोसिस को किस तरह से डिफाइन करेंगे, यहाँ हम डिफाइन करेंगे द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जहां पे कंसंट्रेशन सोल्यूशन का लो था और जहां पे कंसंट्रेशन हाई था, दोनों के बीच में आप देखो डायरेक्शन कहाँ पे मैंने एरो का दिखाया है, एरो मैंने बी से ए की तरफ दिखाया है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, है ना, उसी की तरफ आपका नेट मूवमेंट होता है। इसी फिनोमिना को बच्चों हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ऑस्मोसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। प्लस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको कहा जाता है, एंड कौन कौन से कॉमन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनकी भी बात हमने कर ली है। अब जो मैंने यहाँ पे बच्चों आपको डायग्राम दिखाया है उसी चीज को यहाँ पे हम दिखाए हैं, और इसी के अंदर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का भी कंसेप्ट डिफाइन कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमारा फिगर 1 है, जो पहला वाला हमारा फिगर दिया है उसमें गौर से देखिए, यहाँ पे दोनों जगह पे दोनों ही ट्यूब में जो हमारा लेवल है बच्चों सेम है, सेम हाइट पे है, राइट। अब यहाँ देखो बीच में मैंने क्या किया है, एक SPM को फिट कर दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। SPM के लेफ्ट साइड में सिर्फ प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, और SPM के राइट साइड में बच्चों सोल्यूशन रखा हुआ है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहां से यहां तक जाने के लिए, मतलब A से B में जाने के लिए, गौर से देखिए क्या हो रहा है। अगर बच्चों में यहाँ पे इसको मैं P मान लूं और इसको मैं Q मान लूं, तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल P साइड भी है और सॉल्वेंट का पार्टिकल आपको यहाँ पे Q साइड भी है, मतलब सोल्यूशन के अंदर भी आपको सॉल्वेंट के पार्टिकल मिलेगा और प्योर सॉल्वेंट के अंदर भी आपको सॉल्वेंट के पार्टिकल मिलेगा। मतलब दोनों ही तरफ से सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं SPM के थ्रू। मतलब सॉल्वेंट का पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के साइड भी जा सकता है, और वही सॉल्वेंट का पार्टिकल सोल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ भी आ सकता है। बट अगर हम नेट मूवमेंट की बात करें तो नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और हायर कंसंट्रेशन आपका लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में है और लोअर कंसंट्रेशन आपका सॉल्वेंट का राइट वाले कंपार्टमेंट मतलब सोल्यूशन वाले कंपार्टमेंट में है। तो सिंस बच्चों जो नेट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट के पार्टिकल का, वो प्योर सॉल्वेंट साइड से कहाँ पे होगा, सोल्यूशन के साइड पे होगा। मतलब धीरे धीरे यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि सॉल्वेंट का जो लेवल होगा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और धीरे धीरे सोल्यूशन का जो लेवल होगा बच्चों वो बढ़ता चला जाएगा,
राइट। इनिशियली क्या था बच्चों, जब हम स्टार्ट किए थे इस फिनोमिना को, तो इनिशियली सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सेम लेवल पे थे, लेकिन जैसे जैसे ऑस्मोसिस होता चला जाएगा, जैसे जैसे सॉल्वेंट का पार्टिकल का नेट फ्लो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के साइड पे होगा, धीरे धीरे सोल्यूशन के साइड पे क्या होगा बच्चों, लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा और प्योर सॉल्वेंट के अंदर लेवल आपका कम होता चला जाएगा। तो ये जो बच्चों एक्स्ट्रा लेवल यहाँ पे जनरेट हुआ है, एक्स्ट्रा हाइट जो यहाँ पे सोल्यूशन के साइड पे जनरेट हुआ है, अगर बच्चों मैं सोल्यूशन के साइड पे कुछ प्रेशर लगा दूं और इतना प्रेशर लगा दूं कि आपका जो ऑस्मोसिस है वो रुक जाए, मतलब हम कितना प्रेशर इस सोल्यूशन के सरफेस पे लगा दें ताकि हमारा जो पूरा ऑस्मोसिस हो रहा था, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल का नेट मूवमेंट हो रहा था प्योर सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन के साइड पे, अगर उसको रोक दिया जाए तो हम उसी प्रेशर को क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा हम यहाँ पे प्रेशर डिफाइन करते हैं जो कि हम कहाँ लगाते हैं, सोल्यूशन के सरफेस पे लगाते हैं, और इतना हम प्रेशर लगाएंगे ताकि हमारा जो पूरा ऑस्मोसिस का फिनोमिना है वो टोटली स्टॉप हो जाए, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो ना हो सके, ठीक है, नेट मूवमेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल का ना हो सके, वही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये वही बच्चों यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि द ऑस्मोटिक pressure is nothing but the pressure required to be applied on the solution side to just stop the inflow of solvent into the solution। जो solvent के particle का solution की तरफ जो flow होता है, अगर मैं उसको रोकना चाहती हूँ तो solution के side पे कितना pressure लगा दे, वही हमारा osmotic pressure कहलाता है। नाउ एक बहुत ही फेमस लॉ है बच्चों, वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। देखिए वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक थ्योरी है वेंट ऑफ थ्योरी जो हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं। और डाइल्यूट सोल्यूशन जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, तो मैंने स्टार्टिंग जो मैंने सबसे पहला लेक्चर जो बनाया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वहां पे मैंने आपको क्लियरली एक बात कही थी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर डिफाइंड ओनली इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। ये सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एक लॉ हम यूज करते हैं, वेंट ऑफ थ्योरी, ठीक है। और इस वेंट ऑफ थ्योरी के लिए, मतलब इस वेंट ऑफ थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जिस तरह से गैसेस सर्टेन लॉज फॉलो करते हैं, जैसे गैस कौन कौन से लॉज फॉलो करते हैं बच्चों, बॉयल्स लॉ फॉलो करते हैं, चार्ल्स लॉ फॉलो करते हैं, उसके बाद गे-लुसैक्स लॉ फॉलो करते हैं, उसी तरह से जो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ये भी गैसेस की तरह बिहेव करेंगे। और जिस तरह के लॉ आपके गैसेस ओबे करते हैं, उसी तरह के लॉ आपके ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी ओबे करते हैं। सबसे पहला है वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। नाउ वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है बच्चों, तो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो 1/V के जगह पे मैं कंसंट्रेशन से भी रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो या तो आप लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर आप लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, वेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है यहाँ पे वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सोल्यूशन का एट अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है बच्चों दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम किसको कहते हैं, जब टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में लेते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, पहला इक्वेशन था पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी।
ठीक है। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को आप हटाएंगे, हम यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको एस यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, पाई इक्वल टू एस सी टी या फिर सी एस टी, जहाँ पे एस को कहा जाता है सोल्यूशन कांस्टेंट, और सोल्यूशन कांस्टेंट इज हैविंग सेम वैल्यू एज दैट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारा आर होता है जो कि गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं ना, एग्जैक्टली वही वैल्यू आपका कौन लेगा बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन कांस्टेंट लेगा। तो सोल्यूशन कांस्टेंट जो हमारा एस है बच्चों, वो एक्चुअली में इक्वल टू किसके होता है, आर के। एंड ध्यान रखिएगा, जितने भी हम न्यूमेरिकल्स बच्चों सॉल्व करेंगे वहां पे मोस्टली आपका जो पाई होगा वो डिफाइन किया जाता है एटीएम में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफाइन किया जाता है। तो हम आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एटीएम कितना लेते थे, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। जब प्रेशर हम एटीएम में लेते हैं तो आर की वैल्यू हम इसी को यूज करते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू एटीएम में कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका आर होता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 0.0821। एस को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, आर से, क्योंकि एस क्या होता है, सिमिलर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से। तो मैंने इस जगह पे एस को रिप्लेस कर दिया आर से, तो इक्वेशन क्या बना, पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो ये जो पाई इक्वल टू सी आर टी है बच्चों, यही हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का। बट ये हमें कब यूज करना है बेटा, ये तब यूज करना है जब हमें सॉल्यूट कैसा दिया होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट हमें दिया होता है तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, वेंटो फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये बात मैंने आप लोगों को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टाइम पे एक्सप्लेन किया है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बताया है मैंने कि वेंटो फैक्टर का रोल क्या है। वेंटो फैक्टर हमें कब कंसिडर करना पड़ता है, तो हमें तब कंसिडर करना पड़ता है बच्चों जब हमारा सॉल्यूट कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब जो आयन बना सकता है, मतलब जो डिसोशिएट या एसोसिएट कर सकता है। वैसे केसेस में हमें वेंटो फैक्टर को यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, पाई विल बी इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। बट अगर आई को 1 रख देंगे तो इक्वेशन विल बिकम पाई इक्वल टू सी आर टी, और इस केस में जो हमारा इक्वेशन होगा दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट थिंग बच्चों, 3 टर्म है जो कि काफी कॉमन टर्म्स है जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन हम ऐसे सोल्यूशंस को कहते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ, सपोज मैंने आपको 2 सोल्यूशन दे दिया, मैंने कहा कि इसका भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 2 atm है और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो सोल्यूशन है ये एक दूसरे के आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक ऐसे सोल्यूशंस को कहा जाता है बच्चों जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। दूसरा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम उसको कहते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है। जैसे बच्चों अगर मैं आपको सपोज एक और सोल्यूशन दे दूं जिसका पाई मैंने कह दिया कि 1 atm है, ठीक है, सपोज ये ए बी और ये सी है। अगर मैं आपको कहूं कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे के आइसोटोनिक है क्योंकि इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। लेकिन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में अगर कंपेयर करोगे तो आप ये कहोगे कि सी जो है वो हाइपोटोनिक है एज कंपेयर टू ए, क्योंकि सी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ए के कंपैरेटिवली क्या है, कम है। लेकिन अगर मैं ए को सी के साथ कंपेयर करूं तो हाइपरटोनिक का मतलब होता है सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं ये कह सकती हूं कि ए इज हाइपरटोनिक ओवर बी एंड बी, हाइपरटोनिक ओवर बी, सॉरी हाइपरटोनिक ओवर सी। क्यों, क्योंकि बी और ए और बी तो हमारे कैसे सोल्यूशन है बच्चों, आइसोटोनिक है ना। दोनों का मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने 2 दे दिया था। तो ए एंड बी तो बच्चों आइसोटोनिक हो गए। अब यहां पे अगर ए को सी के साथ कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकती हूं कि सी इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू या ओवर ए या फिर बी। ए के रिस्पेक्ट में भी सी आपका हाइपोटोनिक है और बी के रिस्पेक्ट में भी आपका सी क्या है, हाइपोटोनिक है। लेकिन अगर बच्चों में यहाँ पे
सी के साथ ए और बी को कंपेयर करूं तो ए आपका क्या माना जाएगा, ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सी से ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू सी, या फिर बी इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू सी। मतलब कहने का ये है बच्चों कि अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो हम कहेंगे कि आइसोटोनिक है। अगर एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो जिसका ज्यादा है उसको हाइपरटोनिक कहेंगे और जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक कह देंगे। नेक्स्ट थिंग, दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहला नोट का पहला पॉइंट देखिए क्या कहा है, कंसीडर टू सोल्यूशन 1 and 2 हैविंग N1 and N2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन V1 and V2 लीटर ऑफ द सोल्यूशन रेस्पेक्टिवली इफ pi1 and pi2 बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आइसोटोनिक केस कब होगा, आइसोटोनिक हम कब कहेंगे सोल्यूशन को, जब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, सेम। कहा गया है मतलब कि अगर सपोज दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 1 में N1 मोल है, सोल्यूशन 2 में N2 मोल है, सोल्यूशन 1 का वॉल्यूम V1 है, सोल्यूशन 2 का वॉल्यूम V2 है। ठीक है, सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर pi1 है, सोल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर pi2 है, एंड सपोज दोनों सेम टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, तो इन दोनों सोल्यूशन को हम एक दूसरे का आइसोटोनिक कब कहेंगे, आइसोटोनिक तभी होता है जब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को बराबर कर देंगे। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन डिराइव किया था, पाई वॉज इक्वल टू CRT, राइट, हमने ऊपर जस्ट डिराइव किया था पाई वॉज इक्वल टू CRT। जहां पे देखो बच्चों C हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन नथिंग बट नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसको N/V लिख सकती हूँ। R तो हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम दे दिया है, और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वो तो कांस्टेंट होता ही है। तो मैं पाई के जगह पे सिंपली क्या लिखूंगी, C1, और pi2 के जगह पे क्या लिखूंगी, C2। अब C को हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिख सकती हूँ N1/V1 इक्वल टू N2/V2। अगर नंबर ऑफ मोल की जगह पे आपको गिवन मास पता है तो N के जगह पे हम क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो हम इसी इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ फर्स्ट वाला सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट इनटू V1, और यहाँ पे W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू V2। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, C1 दिया है तो डायरेक्टली इसको इक्वल कर दो, अगर N1/V1 N2/V2 का डाटा दिया है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ मोल के जगह पे मासेस दिया है तो आप थर्ड एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपको डाटा क्या दिया है। बट अगर कह दिया है कि आइसोटोनिक है तो सिंपली आप दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को आपस में इक्वल कर दीजिए। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। नाउ तो अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन को। तो इसमें हमने दो केसेस लिया है। केस 1 हमने क्या लिया है कि सपोज मेरे पास दो सोल्यूशन है बच्चों, जिसमें मैंने क्या किया, दोनों सोल्यूशन में नेचर ऑफ सॉल्यूट हमारा सेम है, नेचर ऑफ सॉल्यूट हमारा सेम है। पहले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लेटर से pi1 है, दूसरे का pi2 है, पहले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है। तो सिंपली जो रिजल्टेंट हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, दोनों को मिलाने के बाद जो हम सोल्यूशन बनाएंगे उसका जो रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू pi1 V1 प्लस pi2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब हमारा दोनों ही सोल्यूशन के अंदर नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है बच्चों, जैसे मान के चलिए मैंने दो डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट को कंसीडर किया है सोल्यूशन को बनाने के लिए। पहले सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल N1 है, दूसरे का N2 है, पहले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है। सपोज पहले वाले सॉल्यूट का वेंटो फैक्टर I1 है, दूसरे का वेंटो फैक्टर I2 है। तो जैसा कि ऊपर हमने अभी डिराइव किया था बच्चों, पाई इक्वल टू ICRT होता है। अगर सॉल्यूट के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है तो हम उसके अंदर वेंटो फैक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर इन दोनों सोल्यूशन को मिला के जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनाओगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों हम सिंपली कैसे निकालेंगे, पहले और दूसरे के जो सोल्यूशन है उनको आपस में ऐड कर देंगे। अब देखो सिंपली आपको करना ये है कि जब यहाँ पे दोनों को मिलाओगे सोल्यूशन को बनाने के लिए, टोटल वॉल्यूम तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, V1 प्लस V2 मिल जाएगा। ठीक है, अब पाई क्या होता है, पाई इक्वल टू I इंटू सी इंटू RT होता है, और C कितना होता है बच्चों, तो C होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। आपको करना बस इतना है कि टोटल मोल ले लो और टोटल वॉल्यूम ले लो, ये हमारा हो जाएगा टोटल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका टोटल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, N टोटल अपॉन N
V टोटल। अब V टोटल हमारा कितना होगा बच्चों, तो V टोटल हमारा होगा V1 प्लस V2। और N टोटल हम कैसे निकालेंगे, तो N टोटल में देखो N1 है, N1 को क्या करो, इसके वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो N1 इंटू I1, और दूसरे वाले का नंबर ऑफ मोल कितना है N2, उसको वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। क्योंकि I यहाँ पे हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और कंसंट्रेशन को मैंने N/V के टर्म्स में लिख दिया, तो N को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, I से। तो N1 इंटू I1 प्लस N2 इंटू I2। अगर ये दोनों हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो I1 को भी 1 ले लेंगे, I2 को भी 1 ले लेंगे, तो टोटल मोल हमारा कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो N1 प्लस N2 मतलब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पाई इक्वल टू CRT होता है ना, पाई इक्वल टू ICRT। तो पाई इक्वल टू I इंटू, यहाँ पे हम सिंस रिजल्टिंग सोल्यूशन का निकाल रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन भी आपका किसका होना चाहिए, रिजल्टिंग सोल्यूशन का, इंटू R इंटू T। अब रिजल्टिंग सोल्यूशन मतलब टोटल सोल्यूशन, जो फाइनल सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, N टोटल बाई V टोटल। अब V टोटल तो हमें पता है V1 प्लस V2 होता है, और N टोटल में सिंपली N1 प्लस N2 कर देते, लेकिन सिंस यहाँ पे वेंटो फैक्टर को भी मैं साथ में इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि अगर कोई ऐसा केस आ जाए क्वेश्चन में जहाँ पे एक जगह पे मान के चलो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे जगह पे इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, अगर सपोज यहाँ पे एक जगह पे यूरिया डाल दिया, एक जगह पे मैंने NaCl डाल दिया, तो यूरिया वाले केस में I1 को तो मैं 1 डाल दूंगी, बट NaCl वाले केस में I2 को तो मुझे 2 लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे I2 नहीं लिखूंगी बच्चों तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी वजह से पार्टिकल बढ़ेंगे सोल्यूशन में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बच्चों कि मैं यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सप्रेशन डिफाइन मैंने किया है वो वेंटो फैक्टर के टर्म्स में किया है, ताकि कोई भी केसेस आ जाए, अगर दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I1 I2 दोनों 1-1 हो जाएगा, अगर दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है तो दोनों के वेंटो फैक्टर इस फॉर्मूले के अंदर कंसिडर करने हैं। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका वेंटो फैक्टर कंसिडर करेंगे, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसका वेंटो फैक्टर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल कंसंट्रेशन, और टोटल कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दो, R इंटू T से। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने का रिलेशन है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड हमारे जो भी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी केसेस मैंने लास्ट में बच्चों डिस्कस कर रखा है उन टॉपिक पे, उन केसेस पे कई बार आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के ऑस्मोटिक प्रेशर पे पूछे गए हैं बच्चों, एज वेल एज पूछे जाते हैं, हम उनको नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे आके कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों के लिए बच्चों वीडियो यूजफुल होगा, तो एक बार इसको अच्छे से देखिए। एज वेल एज अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में और भी वीडियोस मिले। थैंक यू एवरीवन।